Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to talk about 5 common mistakes which you should avoid for the upcoming NEET exam. So let's get started without any further delay. तो फर्स्ट मिस्टेक है रीडिंग आउटसाइड एनसीईआरटी। तो आप लोगों के पास अभी कितना टाइम बाकी है? एक मंथ के अंदर अगर एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करते हैं, वो भी एनसीईआरटी के बाहर, जो कोई भी टॉपिक है एनसीईआरटी के बाहर, उसे हम एक्स्ट्रा ही पकड़ेंगे, क्योंकि जितने सारे सवाल नीट के पेपर में आप लोगों को मिलेंगे वो सभी एनसीईआरटी से ही होंगे। और आप लोगों के पास अभी टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते। एक महीने के लिए, ये जो अपकमिंग 1 मंथ है, इसमें यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ। तो इस समय अगर आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ेंगे, जो कि आता नहीं है, वो कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रादर रीडिंग एक्स्ट्रा थिंग्स विच जो कोई काम का है नहीं। तो आप लोग अभी सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिवाइज करते रहिए। सेकेंड मिस्टेक है ऑनलाइन मोड। अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देते रहते हैबिचुएटेड रहेंगे, तो एग्ज़ाम जो असल में पेन पेपर मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है, उसमें आप लोगों को तकलीफ़ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो एग्ज़ाम आप लोग ऑनलाइन में दे रहे हैं उसका आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक टाइम जो क्लॉक होता है, अलार्म क्लॉक होता है आपके मोबाइल में, उसमें अलार्म क्लॉक ऑन, जो स्टॉप वॉच होता है या टाइमर सेट करके आप लोग बैठ जाइए एग्ज़ाम देने 2 बजे, और 5 बजे तक आप उसका टाइमर को सेट कीजिए। 3 आवर्स 20 मिनट्स एग्ज़ाम टाइम है, लेकिन आप 3 आवर्स लेके ही प्रैक्टिस करते रहिए। आप ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है नहीं। अगर आप पेन पेपर मोड से हैबिचुएटेड नहीं रहेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में तकलीफ़ होगा। तो इस मिस्टेक को आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। आप लोगों को पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक है स्किपिंग द टेस्ट। ये सबसे बड़ा गलती है। आप लोगों को टेस्ट देना है, चाहे आपका सिलेबस 50% कवर हो, 60% कवर हो, या 90% कवर हो, या 20% कवर हो, आप लोगों को टेस्ट देना ही पड़ेगा। आप लोगों को रोज़ 2 से 5, जैसे मैंने पिछले मिस्टेक में आप लोगों को बताया कि 2 से 5 तक आप लोगों को पेन पेपर मोड में ऑफलाइन टेस्ट देना है, वैसे आप लोगों को एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को टेस्ट देना ही पड़ेगा। टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन कमिंग एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस हाई रखता है, वो एक पॉइंट है। सेकेंड, टेस्ट देने से आपको टेस्ट देने का डर चला जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आप उसको जो लोग टेस्ट देते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हैं, उन लोगों को एग्ज़ाम हॉल में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग टेस्ट देके हैबिचुएटेड हैं कि टेस्ट देने के लिए। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोगों को कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। और एक बात, जितने सारा आप टेस्ट देंगे, आप बहुत सा पोर्शन कवर कर सकते हैं टेस्ट से। बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेस्ट से। तो टेस्ट देने से ना ही केवल आप लोगों को हैबिट में सुधार आएगा, आप लोग बहुत नॉलेज टेस्ट से ही बढ़ा सकते हैं। तो टेस्ट देना इज़ अ मस्ट। तो फोर्थ मिस्टेक है पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं करना। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जो मटेरियल्स में, जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करते करते पीवाईक्यूज को मिस कर जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मटेरियल्स में भी एक पीवाईक्यू का सेक्शन होता है, लेकिन आप उसे स्किप कर लेते हैं। बहुत जन सोचते हैं कि पहले मैं पूरा कवर कर लूँगा, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा कि मैं पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा करने का ज़रूरत आप लोगों को है नहीं। आप जब एक चैप्टर पकड़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। उसका जो मॉड्यूल्स के पीछे जो एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, 2 बार सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। आप सभी को पीवाईक्यूज सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर एंड के लिए छोड़ देंगे तो लास्ट में आप लोग को टाइम नहीं बचेगा। पीवाईक्यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 50 to 60% क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज से ही आते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो आते हैं। पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप
अगर POSQs पहले कर चुके होंगे तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एग्ज़ाम हॉल में। आप लोगों को जल्दी से वो सॉल्व कर पाएंगे कि मैंने ये तो POQ में सॉल्व किया था, तो याद आ जाएगा आप लोगों को जब आपने ये सॉल्व किया था। तो POSQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को POSQs रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। जो फिफ्थ मिस्टेक है वो है पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो आप लोग कमिट करते हैं। क्या होता है इसमें, आप लोग टेस्ट देते हैं, आप इंस्टीट्यूशन हो कहीं से भी हो, आप लोग एक टेस्ट देते हैं फुल 720 पे, आप लोगों को मार्क्स मिलता है, आप वहीं पे रुक जाते हैं, आप उस पेपर को एनालिसिस करते ही नहीं हैं। क्या करना चाहिए आप लोगों को, एग्ज़ाम दिए उसके बाद आप लोगों को मार्क्स आया, उसके बाद आप लोगों को देखना है कि आपने गलती कहाँ किया और उस गलती को आप लोग को रिवाइज भी करना है, ताकि वो गलती आपसे एक बार हो चुका है, ठीक है, कमिंग जो एग्ज़ाम्स आप लोग देने वाले हैं उसमें वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप लोगों को गलत हो रहा है उसका रीज़न भी आप लोगों को पता होता है। आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं या किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, जिससे भी हो, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के टीचर से पूछ सकते हैं, किसी से भी हो, उसका जो रीज़न है आप उसे नोट डाउन करके रखिए और उस जो आपने गलती किया उसके पीछे जो रीज़न है वो आप लोग रिवाइज करते रहिए, ताकि अगले टेस्ट में वो गलती ना हो। तो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टेस्ट देने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप टेस्ट देने का मतलब है गलतियों को सुधारना, अगर टेस्ट देने के बाद आप लोग उस गलती को नहीं सुधारे तो टेस्ट देने का क्या फ़ायदा, ऐसे नहीं होता है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद, हर एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थे जो आप लोग कमिट करते हैं जनरली, और आप लोगों को अपना पढ़ाई कंसिस्टेंट होकर आप लोगों को अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको आज के वीडियो से कोई भी इनपुट मिला है, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिला है तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।